स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। बेटा इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जैसे आपने पढ़ा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इसी तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी होता है। जो कि आपकी सेल्स है वो तीन तरीके से जोड़ी जाती है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और आपका लास्ट होता है मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स का मतलब है कि इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों हों। ओके, तो अभी पहले हम बात करते हैं कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का फ़ायदा क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, इसका यूज़ क्या है, क्यों हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को स्टडी कर रहे हैं। देखो आपको पता है कि सपोज़ दैट आपके पास एक बैटरी है, जो कि क्या है कि भाई बैटरी का मतलब क्या है कि जिसमें बहुत सारी सेलें हैं आपके ना। आपके पास एक बैटरी है जो आपको पोटेंशियल देती है, वी आपका जिसका पोटेंशियल है मान लेते हैं 6 वोल्ट, जो आपका 2 एम्पियर करंट क्रिएट करती है सपोज़ दैट। लेकिन मुझे एक सर्किट ऐसा चाहिए, हमारे पास बहुत सारी बैटरियाँ है, लेकिन मुझे चाहिए कि भाई आपको 100 वोल्ट का आपका पोटेंशियल हो और आपकी कम से कम 12 एम्पियर की करंट क्रिएट हो। सो आप जो आपके पास बैटरी है, या जिसे आप बोल सकते हैं कि सेल्स है, उन्हें आप किस तरीके से कनेक्ट करें कि आपको जो पोटेंशियल है वो भी बढ़ा हुआ मिले और करंट भी आपको ज़्यादा मिले। सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का केवल यूज़ यही है कि भाई आपको जो है, यदि आपको हाई पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए या फिर आपको हाई करंट चाहिए, तो ही हम क्या करते हैं, सेल को जोड़ते हैं। सो सेल जोड़ने का क्या यूज़ है, क्या फ़ायदा है, फॉर अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस एंड, जिसे आप कह सकते हैं वोल्टेज ना, एंड हाई करंट, मतलब करंट बढ़ाने के लिए और वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सेल को कंबाइन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पहली बात तो ये कि भाई कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन में सेलों को किस तरह से जोड़ा जाता है, पहले आप वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ता है और करंट पे कब फ़र्क पड़ता है। करंट यदि हमें मैक्सिमम चाहिए तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी। पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे जुड़ता है। जैसे आपको पता है कि जो एक सेल होती है सिंपल, यदि उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो आपका सेल का सिंबल ये होता है, ये प्लस साइन है आपका, ये आपका माइनस है, ये प्लस एंड हो गया आपका, ये वाला हो गया माइनस एंड। ठीक है, अगली बात, यदि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है तो आप केवल छोटा सा शो करते हैं यहाँ पे ऐसे, ये आर है। सपोज दैट ये आपका, इसका जो पोटेंशियल है, जो आपका इसका ईएमएफ है वो कितना है, ई है। ठीक है, ये आपके पास एक सेल है। अब आपके पास इस तरह की बहुत सारी सेलें हैं, तो आप क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि लगातार, जब आपकी सेल्स लगातार कंटिन्यूस जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस आर है ना, इसे आप माने या ना माने उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आपका ये नहीं है तो आपकी दूसरी सेल क्या हो गई, दूसरी सेल आपकी ये आ गई, तीसरी सेल आपकी ये आ जाएगी। मतलब कहने का कि जब आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव से जुड़ा हो और पॉजिटिव एंड नेगेटिव से जुड़ा हुआ हो, मतलब लगातार आपका कॉम्बिनेशन चल रहा हो, जहां आपका करंट डिवाइड ना हो रही हो, तो ऐसे सर्किट को बोलते हैं सीरीज का सर्किट। तो आपके जैसे ये सेल है आपकी, दूसरी सेल आपकी ये हो गई। सो ये सारी सेल कैसे जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में। सो अभी हमारे पास मान लेते हैं एन नंबर ऑफ सेल्स है ऐसी ना, जो हमने कैसे जोड़ रखी है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ रखी है हमने ये सेल। ठीक है, और इन्हीं सेलों के साथ में एक लास्ट में मैंने यहाँ एक आउटर रेजिस्टेंस जोड़ दिया, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर ले लेते हैं। ठीक है, सो हमारे पास अभी क्या है, जो पहला केस लेते हैं हम कि भाई जब आपका जो ई है, ईएमएफ होगा हर सेल का बराबर है। अभी हम केस करेंगे जहां आपका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो। अगले केस में पढ़ेंगे कि जहां आपका दोनों का डिफरेंट हो, हर सेल का ईएमएफ भी अलग है और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है। ठीक है, सो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ फॉर ईच सेल, और जो आर है वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर ईच सेल। फॉर ईच सेल। सो अभी हमने क्या माना है कि भाई हर सेल का ईएमएफ भी ई है। जैसे आपका ये ई है, ये आपका आर, ये आपका ई, ये आपका आर, इस तरीके से आपकी एन सेल्स लगी हुई है और ये आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इसको किससे, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो आपका सर्किट कंप्लीट हो गया।
ठीक है। अभी हमें देखना है कि भाई एक इंडिविजुअली सेल का ई था ईएमएफ और इंटर रेजिस्टेंस है आर। यदि आप सीरीज सर्किट में जोड़ देते हैं सो ईएमएफ पे क्या फ़र्क पड़ता है और करंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब आपको कौन सी चीज़ बढ़ी हुई मिलती है। यदि आपको हाई पोटेंशियल चाहिए तो आप किस तरीके से सर्किट को कनेक्ट करेंगे, सीरीज जोड़ेंगे या पैरेलल जोड़ेंगे। यदि आपको हाई करंट चाहिए तो आप किस तरीके से जोड़ेंगे। पहले बात हम देख लेते हैं कि भाई टोटल ईएमएफ इसमें कितना बन जाएगा। देखो आपको पता है कि जो आपका वोल्टेज है क्या होता है, सीरीज सर्किट में आपका एडअप होता है। ये आपका ई है, यहाँ भी ई, यहाँ भी ई, यहाँ भी ई, तो आपके एन सेल्स हैं। सो यू कैन से कि ई प्लस ई अप टू डाट कितना एन। सो आपका कितना वोल्टेज हो गया, एन इंटू ई हो गया। तो आपका जो टोटल ईएमएफ बना वो कितना बन गया, एन इंटू ई। ठीक है। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा करंट निकालने के पर्पज़ से। सो आपको यहाँ एक चीज़ मिली कि यदि आपको ईएमएफ बढ़ाना है, जितना भी आपको गुना करना होता है, मान लीजिए आपके पास एक सेल है जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट है। ठीक है। आप चाहते हैं कि 12 वोल्ट करना, तो हम क्या करेंगे, 6 सेल को लगातार सीरीज में जोड़ देंगे तो आपको ईएमएफ क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा आपका जितना आपको चाहिए। लेकिन क्या सीरीज में जोड़ने से करंट भी मैक्सिमम मिलता है, अभी देख लेते हैं। करंट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, करंट आपका होता है V/R। सो आपको वोल्टेज तो आपको मिल गया, ईएमएफ, आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इस सर्किट का हम निकाल लेते हैं कि नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। सो टोटल रेजिस्टेंस ये कितना हो जाएगा आपका, देखो ये R सारे कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में है। और सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ते हैं, डायरेक्ट R1 + R2 + R3। सो ये N रेजिस्टेंस है तो ये क्या बन गया, N इंटू R हो गया इस ऊपर वाले का। और ये R कैसे जुड़ा हुआ है, ये भी आपका सीरीज में ही है लगातार, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है कि आपकी की भी लगी होगी, आपके एमीटर भी लगे होंगे, वोल्टमीटर लगा होगा। ठीक है। सो आपका ये भी सीरीज में है तो ये क्या हो गया आपका प्लस कैपिटल R। तो आपका टोटल रेजिस्टेंस बेटा कितना बन गया, NR + कैपिटल R। अब आपका टोटल ईएमएफ भी पता है, टोटल रेजिस्टेंस भी पता है, तो करंट कितना जाएगा। सो जो टोटल करंट बना आपके पास वो कितना आ गया, NE डिवाइड में NR + कैपिटल R। आपके पास ये करंट का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है। लेकिन इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता नहीं लग रहा कि भाई करंट घटा या बढ़ा। जैसे मान लो आपके पास एक सेल थी, ये आपके सिंगल सेल है जिसका ईएमएफ ई है और इसका इंटर रेजिस्टेंस R है। यहाँ आपका ये आउटर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है कैपिटल R, जो आप जिसे बोल सकते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यदि एक सिंगल सेल होती है ऐसे, सो कितना करंट जा रहा था इसमें कितना करंट जाएगा, देखो आपका टोटल रेजिस्टेंस R + R हो गया और ईएमएफ ई है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जा रहा है R + R। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, N इंटू E/NR + R हो रहा है। सो इस एक्सप्रेशन से हम समझ नहीं पा रहे कि भाई करंट की वैल्यू बढ़ी कि घटी। ठीक है। तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम केस लेते हैं। जैसे पहला केस फर्स्ट, कि सपोज़ करो कि जो आपका नीचे वाला टर्म है ना, ये NR + R, हम मान लेते हैं कि जो आपका कैपिटल R रेजिस्टेंस है, ये वाला एक्सटर्नल वाला, वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू R के। जो आपने सारे जोड़ रखे हैं ना, ये स्मॉल वाले रेजिस्टेंस, इनके सब को जोड़ने के बाद भी वो R क्या है, बहुत ज़्यादा है। मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है किससे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू से। यदि ऐसा है तो आपका करंट कितना बन जाएगा भाई। सो करंट की वैल्यू आ जाएगी N इंटू E डिवाइड में, आपने क्या किया, NR से बहुत ज़्यादा है R की वैल्यू, NR को हटा दो यहाँ से, ये कैपिटल R हो गया। ठीक है। सो इसे मैं लिख सकता हूँ N इंटू E/R। मतलब करंट की वैल्यू क्या हुई, N इंटू E/R हुई है। कब, जब आपका आउटर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। अब देख लेते हैं कि यदि इन सब की जगह एक सिंगल सेल होती, सिंगल सेल आपकी ये वाली होती, ये आपका आउटर रेजिस्टेंस है कैपिटल R, ये आपका ईएमएफ ई है, ये स्मॉल r है। ठीक है। इस वाले केस में यहाँ पे करंट कितना जाता, यहाँ पे जो करंट जाता वो जाता आपका E/R + R। ठीक है। इस वाले केस में, लेकिन आपने क्या लिया है कि R इज़ ग्रेटर देन NR। सो इसका मतलब ये R ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इसके, तो हम यहाँ से इसे हटा देंगे। सो E/R करंट जा रहा है,
कब? जब हम आर ग्रेटर देन ले रहे हैं एन आर से। एक सिंगल सेल का करंट कितना है? इतना है। लेकिन जब आपने एन सेल्स लगाई है तो करंट कितना आ रहा है? एन इंटू ई अपॉन आर। मतलब आप करंट कितना हो गया आपका? जितनी सेल आपने ली उतना टाइम्स हो गया, करंट आपका बढ़ गया है, एन टाइम्स करंट जा रहा है आपका। करंट की वैल्यू क्या होगी? एन टाइम्स हो गई है। सो जब आपको करंट मैक्सिमम चाहिए, जब आपको करंट मैक्सिमम चाहिए, ध्यान रखना, तो क्या करोगे आप? आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और यदि सारी सेलें सीरीज में लगी हो सो आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा लेना पड़ेगा, तभी आपको करंट मैक्सिमम मिलेगा। और आपका ईएमएफ तो सीरीज में लगाते ही मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा केस देखते हैं, केस सेकंड। यदि हम इंटरनल रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? यदि मैंने क्या काम करा, आर को मैंने कम कर दिया बहुत ज़्यादा, किससे? एन इंटू आर से। मतलब इस बार हमने क्या किया, एन आर को रख लिया इस एक्सप्रेशन में, आर को हटा दिया। सो जो आपका करंट की वैल्यू है वो क्या बनेगी बेटा? एन ई डिवाइड में एन इंटू आर। ये कैंसिल आउट हुआ, ई अपॉन आर बचा। कब? जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का सम सबका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल के, तो आपका इतना करंट जा रहा है। ठीक है, ये आपका कॉम्बिनेशन का आया है। यदि एक बैटरी होती सिंगल, जैसे ये आपका ये था, तो आपका करंट की वैल्यू कितनी जा रही थी एक सिंगल में? ई अपॉन आर प्लस आर जा रही थी। अब इस वाले केस में आपने क्या किया, आर को नेगलेक्ट कर दिया। आर को नेगलेक्ट करते ही जो एक सिंगल बैटरी में करंट जाएगा वो जा रहा है ई अपॉन आर। लेकिन आपका जो कॉम्बिनेशन का आ रहा है वो भी ई अपॉन आर आ रहा है। सो आपका करंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपने क्या किया कि आपने सीरीज में लगाया, लेकिन आपने जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू ज़्यादा रखी एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल के, तो करंट पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। सो आप चाहते हैं कि भाई आपका कॉम्बिनेशन सीरीज रहे, लेकिन आपको पोटेंशियल भी हाई मिले और करंट भी हाई मिले। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए आपको जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू ज़्यादा लेनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू इंटरनल के। सो आपको करंट क्या मिलेगा? जितने आपने सेल्स लगाई है उतने टाइम्स मिलेगा। और ईएमएफ तो आपका सीरीज़ में मैक्सिमम मिलता ही है। सो यहाँ पे आप एक बात नोट कर सकते हैं कि भाई यदि आपने जो मैंने बोला उसी चीज़ को लिख लेते हैं अभी, कि व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच हायर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब टोटल इंटरनल जो भी होगा आपका सारा जोड़ने के बाद, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस सो क्या मिलेगा आपका? सेल शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। क्या लिखा मैंने? जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैसा हो, ज़्यादा हो, और सेल कैसे जुड़ी हो? सीरीज में जुड़ी हो। तो क्या होगा हमारा? क्या करने के लिए? टू गेट, क्या करना है हमें मैक्सिमम करंट चाहिए ना, टू गेट मैक्सिमम करंट। ओके, सो आपको जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए और ईएमएफ भी आपको मैक्सिमम चाहिए, तो क्या करेंगे? हम सीरीज़ में जोड़ेंगे उनको, लेकिन जो आपका आउटर रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस के। ओके, अभी चलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। एक बात ध्यान रखना, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि जब हर सेल का ईएमएफ सेम है और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। अभी चलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि भाई आपको पहली बात तो ये कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। देखो, आपके पास एक सेल है ये वाली, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ये स्मॉल आर, क्योंकि हम अभी केस कर रहे हैं कौन से वाला, जिसमें आपका सेम पोटेंशियल है और सेम ही आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है हर सेल का। एक सेल ये हो गई, दूसरी सेल आपकी ये हो गई, तीसरी सेल आपकी ये हो गई। ठीक है,
जब आपके तीनों सेलों के तीनों पॉइंट आपस में कनेक्ट हो, प्लस 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 और माइनस 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 आपस में कनेक्टेड है, सो हम कॉम्बिनेशन कैसे लेते हैं कि वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जहाँ आपका करंट क्या हो रहा है, बट जा रहा है। ठीक है, इसे हमने जोड़ देते हैं यहाँ पे किससे, एक आउटर रेजिस्टेंस से, जिसकी वैल्यू है आपकी कैपिटल आर, जिसको हमने बोला है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आपका ये। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू भी ई है, ये भी आर है, ये ई है और ये वाला भी आर है। अभी देखते हैं हम कि सपोज करो कि जो इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ऐसे ऐसे करके ये आपके एन सेल्स लगा रखे हैं हमने। जैसे हमने पहले माना था कि एन सेल हमने सीरीज़ में लगा रखे, तो यहाँ पे हमने एन सेल्स लगा रखे। तो जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ रहे हैं, सेल को जोड़ रहे हैं, तो आपको ईएमएफ की वैल्यू और करंट की वैल्यू किस तरीके से मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, अभी पढ़ते हैं। देखो, पहली बात तो ये कि टोटल ईएमएफ जो कितना बनेगा इसमें वो निकाल लेते हैं। सो टोटल ईएमएफ क्या होगा, देखो आपको बताया कि वोल्टेज पोटेंशियल पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम जाता है। सो भाई इसमें ई तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, सेम ही रहेगा ई। सो टोटल ईएमएफ आपका क्या आ गया, ई आ गया। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका। सो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि यदि आपको ईएमएफ बढ़ाना है तो आपको सेल को लगाना पड़ेगा कैसे, सीरीज़ में, क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ही एन टाइम्स आता है किसका, पोटेंशियल का। जितनी आपको चाहिए उतनी सेल आपने लगा ली तो आपको पोटेंशियल मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम पोटेंशियल आता है। ठीक, अगली बार टोटल रेजिस्टेंस कितना बनेगा, देखो अब यहाँ पे क्या है, एक आर 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 और ऐसे एन बार आर है, और सारे कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको एक बात पता है कि भाई जब आपका पैरेलल में जुड़ता है रेजिस्टेंस तो क्या आता है, रिजल्टेंट आपका आर रिजल्टेंट आता है इक्विवेलेंट कैसे, 1 करके। सो यहाँ पे क्या बनेगा आपका 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r अप टू डॉट डॉट n/r, ऐसे बनाना। तो आप जब इसे उल्टा करेंगे तो आपके पास जो नेट रिजल्टेंट बना वो क्या बनेगा, r/n, जितने आपके टोटल है r/n। ठीक है, सो आपका इसका तो आ गया ऊपर वाले का कितना, r/n आ गया, लेकिन r जुड़ा हुआ है कैसे, सीरीज़ में। सो यहाँ अपने प्लस r, सो जो नेट रेजिस्टेंस बना आपका वो बन गया r/n प्लस कैपिटल R। अब टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें से वो निकाल लेते हैं। सो जो आपका करंट आ गया आपका E/R/n प्लस कैपिटल R। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, E=n तो ऊपर चला जाएगा, NE डिवाइड में R प्लस n कैपिटल R। आपके पास जो करंट का एक्सप्रेशन बना वो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, पहले वाले केस में क्या था, NE और n की वैल्यू यहाँ थी, NR प्लस कैपिटल R था। अब हमारे पास ये करंट आया, लेकिन एक्सप्रेशन से देख के पता नहीं लग रहा कि भाई मैक्सिमम है कि किस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं, यहाँ पे भी हम केस बना लेते हैं कि सपोज़ करो केस फर्स्ट हमारा क्या है कि जब आपका कैपिटल R ज़्यादा है, मान लेते हैं कि कैपिटल R ज़्यादा है किससे, टोटल NR से, R से, जो NR है वो ज़्यादा है स्मॉल r से, सारा रेजिस्टेंस जोड़ के वो ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू किसके, R से। तो क्या होगा, आपका जो करंट बनेगा वो करंट जाएगा आपका NE डिवाइड में, आपका R तो हट जाएगा, N इंटू कैपिटल R, N से N कैंसिल आउट हुआ, कितना बन गया, E/R। सो आप जब कॉम्बिनेशन को जोड़ते हैं, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल को जोड़ते हैं और आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, सो आपके पास करंट कितना आ रहा है, E/R। लेकिन मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही आपकी एक सेल, सिंगल सेल जुड़ी होती, आपकी एक सिंगल सेल होती, सो आपका EMF R, A कैपिटल R ऐसे। सो करंट कितना फ्लो होता है बेटा, करंट होता है आपका E/R प्लस R, ये जा रहा था आपका करंट। ठीक है, इस वाले केस में आपने क्या किया, R को नेगलेक्ट कर दिया, सो आपका करंट कितना बन गया, E/R। यदि एक सिंगल बैटरी लगी है, सिंगल सेल लगी है, सो इतना करंट जा रहा है। जब आपने N सेल्स लगा रखे तो भी सेम करंट जा रहा है। सो कहने का मतलब क्या है कि भाई जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है इंटरनल से, तो आपके करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो आपका ना करंट आपको मैक्सिमम मिला, ना आपका EMF आपको मैक्सिमम मिला। अब देख लेते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होता है
यदि आप आर को ज़्यादा रखें एज़ कम्पेयर टू एन आर के, मतलब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, टोटल की इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू कैपिटल आर के, ठीक है। तो क्या होगा, जो आपका करंट बनेगा वो बन जाएगा एन ई डिवाइड में, ये तो टर्म कैंसिल आउट हो गया, सीधा आर बचा। सो ये क्या बन गया, एन इंटू ई अपॉन आर, जब आपका आर ज़्यादा है। यदि हम सिंगल सेल में बात करें तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू थी वो है आपकी ई अपॉन आर प्लस आर, एक सिंगल सेल के लिए, और ये है आपका कॉम्बिनेशन के लिए। सो हम देख रहे हैं कि भाई किस करंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यदि हम ज़्यादा लगा दें या एक सिंगल लगाए। सिंगल लगा रहे हैं आप और ये केस लगा रहे हैं, सो आर तो यहाँ से रहेगा, तो आपका कितनी करंट गया, ई अपॉन आर गया एक सिंगल सेल में। लेकिन जब आप एन सेल्स लगाते हैं तो एन टाइम्स हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, एन टाइम्स हो जा रहा है। सो यदि आपको मैक्सिमम करंट चाहिए तो क्या करेंगे आप, कॉम्बिनेशन को पैरेलल में लगाया है, सो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा लेनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू आउटर रेजिस्टेंस की, ठीक है। लेकिन जस्ट अपोजिट है किसके, सीरीज वाले की। सीरीज में क्या था, यदि आपको करंट मैक्सिमम चाहिए तो आपको आउटर रेजिस्टेंस ज़्यादा लेना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस की, ओके। सो यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हैं, यदि आपको मैक्सिमम करंट चाहिए सो आप क्या करेंगे, सर्किट आपने मान लो पैरेलल लगाया है, पैरेलल सर्किट है आपका, कॉम्बिनेशन है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू ज़्यादा रखनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू आउटर रेजिस्टेंस के, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, तो ये आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा, ठीक है। अभी चलते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। सो मिक्स कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि भाई, मिक्स कॉम्बिनेशन मतलब जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों लगे हुए हैं। जैसे आपके पास कुछ सेल्स है, ये आपकी एक सेल हो गई, दूसरी सेल आपकी ये है, तीसरी सेल आपकी ये है। सपोज करो कि ऐसे करके जो सीरीज में सेल लगी है वो आपके पास एन सेल्स है। सीरीज कॉम्बिनेशन की कितनी सेल है, एन सेल है, और ये सारी की सारी सेल ऐसे नीचे लगी हुई है पैरेलल में, एम लाइंस में ऐसे लगी है, ये इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ये एम लाइन है यहाँ पे, और ये इस तरीके से एक लाइन में कितनी है, एन सेल्स है। एम लाइन होगी नीचे और सेल हो गई एन। सो जो ये टोटल पूरा कॉम्बिनेशन बना आपका, ये आपका हो गया मिक्स कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपका ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है आर, ये आपका कैपिटल आर हो गया, ठीक है। सो इसमें क्या है कि हर सेल का ईएमएफ ई है, आर ई आर ई आर, हर किसी का अपना ई आर है। देखो ये वाला सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, और जो इनका रिजल्टेंट आया वो सारा आपस में क्या है, पैरेलल में है। सो ये कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, मिक्स वाला हो गया, कि जहाँ पे एन सेल्स तो क्या है आपकी सीरीज वाली है, और एम लाइंस क्या है आपकी पैरेलल में है। मतलब एक लाइन में आपकी एन सेल्स है और ऐसी ऐसी कितनी लाइन है, एम लाइंस है आपके पास, ठीक है। अभी हम इसमें देखते हैं कि इसमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, उसके लिए क्या कंडीशन है। ये जो है 12th के पर्पज़ से नहीं है, 12th में ये मिक्स कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन नीट के पर्पज़ से ये इंपॉर्टेंट है। इसकी जो कंडीशन आएगी वो इम्पोर्टेंट है, उस पर बेस न्यूमेरिकल्स नीट में आता है, ठीक है। सो ये क्या है, इम्पोर्टेंट फॉर नीट है, न कि आपका 12th के पर्पज़ से है मिक्स कॉम्बिनेशन। 12th में आपका एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ना बोर्ड में क्वेश्चन इससे आता है, केवल 12th में जो है क्या है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है सेल की, ओके। अभी चलते हैं इसके ऊपर। देखो यहाँ पे अभी हम निकाल लेते हैं कि भाई टोटल ईएमएफ कितना बनेगा। आपको एक बात पता है कि भाई जो सीरीज में ईएमएफ होता है ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, तो ये इस पूरी एक लाइन का कितना बन गया, एन इंटू ई बन गया, और पैरेलल में सेम जाता है। सो एन ई इसका, एन ई इसका, एन ई इसका, एन ई इसका, सो आपका नेट ईएमएफ बन गया एन इंटू ई, ठीक है। अगली बात, टोटल सेल कितनी है पहले ये निकाल लेते हैं। टोटल सेल कितनी है, देखो एन सेल ऐसे है और एम ऐसे है, टोटल सेल होगी आपकी एम इंटू एन। मान लेते हैं 2 लाइन ऐसे लगी है, 3 ऐसे हैं, तो 6 सेल टोटल लगी है आपकी। इसका मतलब एक लाइन में 2 सेलें हैं और ऐसे 3 लाइनें हैं ऐसी, ठीक है। तो टोटल सेल कितनी है बेटा आपके पास, एम इंटू एन है। इसमें टोटल ईएमएफ कितना हो गया, एन इंटू ई हो गया।
टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको करंट निकालने क्या करना पड़ेगा, आपको रेजिस्टेंस चाहिएगा। तो टोटल जो नेट रेजिस्टेंस आएगा इस कॉम्बिनेशन का कितना बनेगा, देखो इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, सीरीज़ में लगे, सो N इंटू आर तो इसका हो गया, लेकिन आपके लगे कैसे हैं, ये पैरेलल में है, एन आर एन आर एन आर एन आर इस तरीके से, इसका भी एन आर है, इसका भी एन आर, इसका भी एन आर, ऐसे कितना है एम है, और सारे कैसे हैं पैरेलल में हैं, सारे पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट क्या बनेगा, आर इक्विवेलेंट जो होता है 1 अपॉन करके लेते हैं हम, तो कितना बनेगा एन आर अपॉन 1 अपॉन एन आर प्लस 1 अपॉन एन आर प्लस 1 अपॉन एन आर, तो कितनी लाइन है एम अपॉन एन आर्स। यदि आप इसे उल्टा करेंगे तो ये बन गया आपका एन आर अपॉन में एम। सो ये आ गया आपका इस पूरे का नेट रेजिस्टेंस प्लस जो आपका रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल वाला। सो आपका इसमें जो नेट रेजिस्टेंस आया आपका वो बन गया एन आर प्लस एम इंटू आर डिवाइड में एम। ठीक है, टोटल आपका ईएमएफ कितना ये रहा, नेट रेजिस्टेंस आपका ये रहा, टोटल करंट कितना फ्लो होगा सर्किट में से, टोटल करंट आपका आ गया बेटा, करंट होता है ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपका ये रहा एन आर प्लस एम आर डिवाइड में एम, और यहाँ पर जो नेट ईएमएफ है वो कितना है एन इंटू ई है, ये टर्म घूम के ऊपर गया। सो आपके पास जो करंट आया वो आ गया एम एन ई डिवाइड बाई एन आर प्लस एम आर, ये आपका नेट करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको एक बात पता है कि यार ये करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब बनेगी, दिस करंट विल बी मैक्सिमम कब, जब आपका नीचे वाला टर्म मिनिमम हो जाएगा, करंट विल बी मैक्सिमम कब बनेगा, यदि आपका एम आर प्लस एन आर क्या हो जाए, आपका मिनिमम हो जाए। यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स यूज होता है, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि उसका यूटिलाइज नहीं है यहाँ फिजिक्स में। ठीक है, सो यदि हम ये हमारा मिनिमम हो जाए, मतलब मैक्सिमम करंट के लिए, फॉर मैक्सिमम करंट के लिए क्या होगा आपका, ये वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, और मिनिमम के लिए क्या कंडीशन है कि यदि ये दोनों इक्वेट हो जाए सो आपका करंट मैक्सिमम हो जाता है। एन आर यदि एम आर के इक्वेट हो जाए सो आपकी वैल्यू दोनों बराबर आ जाएगी। सो यहाँ से आपका एक रिलेशन निकलता है एन अपॉन एम इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू एम अपॉन एन। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, क्या आर अपॉन आर इज इक्वल टू एम अपॉन एन। सो ये आपका नीट के पर्पज से था, तो इसे आप बहुत स्पेशल ध्यान रखेंगे, ये केवल आपका लर्न करना है इसको, आप केवल रिलेशन को, कि जब आपकी एन सेल्स सीरीज़ में लगी है और उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में एम लाइंस हो, सो आपका इंटरनल और आउटर रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है कि एम अपॉन एन आता है। ठीक है, अभी चलते हैं हम कि भाई जो हमने पढ़ा अब तक, जो हमने कॉम्बिनेशन देखे हैं, सीरीज वाला हो चाहे वो पैरेलल का हो चाहे वो आपका क्या हो मिक्स कॉम्बिनेशन हो, तीनों कॉम्बिनेशन में हमने ये माना था कि जो आपका ईएमएफ है वो हर सेल का ई है और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। लेकिन यदि आपका इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ डिफरेंट हो जाए तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकलता है और इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आता है नेट, सीरीज में और पैरेलल में वो निकालते हैं। तो पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर डिफरेंट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपके पास एक सेल है जो कि आपकी सीरीज़ में लगे हुए हैं आपके ना, ये आपकी एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और इसका ईएमएफ है E1। ठीक है, ये आपकी सेल हो गई, ये आपका मान लेते हैं A पॉइंट है, ये आपका बेटा B पॉइंट है। दूसरी सेल है एक और जो आपकी फिर ऐसे सीरीज़ में लगी हुई है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है और जिसका ईएमएफ है E2। ये वाला जो है आपका डिफरेंट वाला, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पहले वाले था वो बोर्ड के लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ये वाला 2-3 बार डायरेक्ट डेरिवेशन इसका एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, बोर्ड में 3 मार्क्स में, तो इसे आप थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ये आपका हो गया दूसरी सेल, इसमें हम मान लेते हैं चलो 2 सेल लेके चलते हैं। डिफरेंट सेल के लिए आप आगे कर सकते हैं कैसे भी करके। ये आपने मान लिया कि ये आपका C पॉइंट है
और ये आपका जुड़ गया है इंटरनल आउटर रेजिस्टेंस कैपिटल आर से। तो आपकी दोनों सेलें कैसे जुड़ी हुई है, दोनों सेलें जुड़ गई आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये आपका आउटर रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि भाई जब आपकी सेल्स डिफरेंट ईएमएफ की डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की सीरीज में जुड़ी हो तो जो उनका इक्विवेलेंट आता है, चाहे वो आपका ईएमएफ हो चाहे वो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो इंटरनल वाला, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है। मतलब यदि मैं इस पूरे कॉम्बिनेशन को रिप्लेस करके एक सेल लगा दूं केवल, जिसका जो ईएमएफ है वो क्या है, इन दोनों का इक्विवेलेंट है, और जो आर है वो भी आर इक्विवेलेंट है। सो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि भाई इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या है या उसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। अभी आप एक बात जानते हैं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम जाता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, यूजिंग रिलेशन, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, टर्मिनल पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, वो होता है E माइनस आई आर। ये हमने इससे पहले वाली जो वीडियो थी सेल की, उसमें हमने रिलेशन ड्राइव किया था ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में। सो ये क्या होता है, V इजकल टू E माइनस आई आर होता है। यदि मैं पोटेंशियल निकालता हूँ A और B के बीच का, मतलब पोटेंशियल बिटवीन A एंड B, तो इसे हम लिख सकते हैं VA माइनस VB। ये कितना हो जाएगा इस रिलेशन के हिसाब से, E मतलब E1 माइनस करंट कितना जा रहा है इसमें, करंट तो सेम ही जाएगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, I आ गया, ये आपका R1। सो ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। यदि मैं निकालता हूँ B और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मैं लिख देता हूँ BC। सो ये आपका VB माइनस VC आ गया, इक्वल टू ये क्या बनेगा आपका इस रिलेशन के हिसाब से E2 माइनस IR2। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अगली बात, दोनों को यदि हम हमें निकालना है A और C के बीच ना, यदि मैं दोनों को ऐड कर दूँ इक्वेशन को, B कैंसिल आउट हुआ। सो जो V यहाँ पे क्या आ जाएगा, VAC क्या बनेगा, VA माइनस VC बच के आपके पास, ये कट जाएगा आपका। दोनों ऐड अप करने पे यहाँ क्या मिलेगा, E1 प्लस E2 मिला, माइनस साइन के साथ I कॉमन लेके R1 प्लस R2 मिला। सो आपके पास जो पोटेंशियल मिला ये आपका मिल गया VAC इजक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2। ये आपका नेट पोटेंशियल आ गया A और C के बीच का, ओके। अब यदि हम इक्विवेलेंट सर्किट को देखें, सो इक्विवेलेंट सर्किट के हिसाब से जो आपका पोटेंशियल मिलेगा, ये पॉइंट आपका A था, ये पॉइंट आपका C है। जो वोल्टेज मिलेगा A और C के बीच का वो क्या मिलना चाहिए, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। इस इक्वेशन की इससे कंपेयर कर दो। सो जो आपके पास E इक्विवेलेंट आया EMF का, वो क्या मिलेगा, E1 प्लस E2, और जो R इक्विवेलेंट मिला आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, R1 प्लस R2। मतलब कहने का कि भाई यदि आपकी सीरीज में जुड़ी हुई है सेल्स, तो आप डायरेक्टली यदि आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का नेट निकालना है तो आप सारे रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिए। यदि आपको पोटेंशियल का नेट निकाल रहा है तो भी आप सारे पोटेंशियल को जोड़ दीजिए, सारे ईएमएफ को ऐड कर दीजिए, तो आपको नेट ईएमएफ मिल जाएगा, ठीक है। अगली बात पे आते हैं कि यदि आपका कॉम्बिनेशन सीरीज है, पैरेलल है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जब आपकी डिफरेंट ईएमएफ की सेल और डिफरेंट ही इंटरनल रेजिस्टेंस की सेल पैरेलल में जुड़ी है, तो अभी देखते हैं कि वहाँ पे नेट इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक सेल है ये वाली, जिसका ईएमएफ है E1, ये आपका R1 है। सेम सेल है आपकी E2, इसका ईएमएफ है E2 और ये आपका R2 है। दोनों सेलें आपकी कनेक्ट है कैसे, पैरेलल में, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट होगी, नेगेटिव नेगेटिव कनेक्ट होगी, और ये आपका जुड़ गया है बाहर यहाँ पे आउटर रेजिस्टेंस कैपिटल R से। तो आपका कैसा हो गया सर्किट, ये आपका हो गया पैरेलल सर्किट, जिसको हम बोल सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। ये वाला पॉइंट मान लेते हैं A है, ये वाला पॉइंट आपका B है, ठीक है। मान लो कि यहाँ से जो करंट जा रही है वो कितनी है, आपकी I करंट जा रही है। सो आपको एक बात पता है कि भाई जब आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है
तो आपका पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है दोनों पॉइंट के बीच का, लेकिन आपकी करंट डिवाइड हो जाती है। इसमें करंट अलग जाएगी, यहाँ पे करंट अलग जाएगी। सपोज दैट कि यहाँ पे करंट जा रही है इसमें I1 और यहाँ पे करंट जा रही है आपकी I2, मतलब जो आपकी नेट करंट है I वो दो भागों में बट गई, I1 प्लस I2, ठीक है। अगली बात, लेकिन जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है किस किस के बीच का, A और B के बीच का, वो सेम है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B यूजिंग रिलेशन कौन से वाला, वही सेम रिलेशन V इजकल टू E माइनस आई आर के यूज से क्या बन जाएगा, A और B के बीच का ये बन जाएगा आपका E1 माइनस I1 R1, ठीक है। दूसरी बात, जो आपका यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल है वो भी सेम बनेगा आपका VAB इजकल टू ये बन गया आपका E2 माइनस I2 R2। यदि हम मान लें कि ये जो पोटेंशियल है वो V है, दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल कितना है, V है। सो इस फर्स्ट इक्वेशन से और इस सेकंड इक्वेशन से हम निकाल लेते हैं कि आपकी करंट की वैल्यू कितनी है, I निकाल लेते हैं हम यहाँ से। यदि मैं पहले इक्वेशन को लिखूँ तो पहले इक्वेशन से जो I निकलेगा वो कितना मिलेगा आपके पास, I1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो I1 कितना बन जाएगा आपका, I1 R1 इजकल टू आ गया E1 माइनस V। सो I1 की वैल्यू आ गई आपकी E1 माइनस V डिवाइड में R1। सिमिलरली जो आपकी I2 आ जाएगा, ऐसे ही I2 आ जाएगा E2 माइनस V डिवाइड में R2। सो ये आपका I2 आ गया बेटा आपके पास, ये आपका I1 आ गया। अब आप क्या करेंगे, आप यदि हम इस वाले सर्किट को हटा के एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दूं, मैं एक इक्विवेलेंट क्या लगा दूं, सेल लगा दूं मैं, तो आपके पास सर्किट कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये आपका कैपिटल R है और ये आपकी सेल है, ये आपका A पॉइंट है, ये आपका बेटा दूसरा B पॉइंट है। इसका हमने मान लिया कि ये E इक्विवेलेंट है और ये आपका R इक्विवेलेंट है। सो हमें यही फाइंड आउट करना है कि भाई E कितना है और R कितना है। लेकिन आपको एक बात पता है कि जो आपका करंट था वो टोटल करंट क्या है, इस सर्किट में टोटल करंट जाएगा यहाँ से I, यहाँ पे भी टोटल करंट जा रहा है, दो भागों में बट रहा है। सो I इजकल टू क्या है, I1 प्लस I2 है। यदि हम I के इक्वेशन में जो I1 प्लस I2 था इन दोनों की वैल्यू डाल दें तो क्या बनेगा आपके पास, E1 माइनस V डिवाइड में R1 प्लस E2 माइनस V डिवाइड में R2। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, इसे हम लिख सकते हैं E1 बाई R1 माइनस V अपॉन R1। इसे लिख सकते हैं E2 बाई R2 माइनस V अपॉन R2। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, E1 वाले और E2 वाले टर्म एक साथ लिख लेते हैं, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। माइनस साइन के साथ V कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गया आपके पास I का। सो जो आपका नेट I आया वो क्या बन गया आपके पास, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस दिस, ठीक है। अगली बात पे आते हैं, आपका यहाँ I लिख लेते हैं। I क्या है आपका, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस साइन के साथ V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। अब देखो यदि हम इस सर्किट में जो आपका नेट सर्किट था इसमें यदि हम कॉम्बिनेशन वाला रूल लगाते हैं, ये वाला V इजकल टू E माइनस आई आर वाला, तो आपका क्या बनेगा, तो यहाँ पे आपका V क्या है, E इक्विवेलेंट है। सो जो आपका E इक्विवेलेंट बनेगा V इजकल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, ये आपका इक्वेशन बन गया। सो इस इक्वेशन को और यहाँ पे इक्वेशन को कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको V निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो पहले आप इक्वेशन को यहाँ से V निकाल लीजिए कि भाई V आपका क्या बनेगा। V कैसे निकलेगा, इस वाले टर्म को आप पूरे को इधर ले गए, सो आपके यहाँ पे क्या बचा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 ये बचा, माइनस साइन के साथ I आया, और जो ये वाला टर्म था ये आप यहाँ पे क्या जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। कैसे जाएगा, पहले थोड़ा यहाँ इसे लिख ही लेते हैं अच्छे से।
1/R1 प्लस 1/R2, ये ऐसे बना आपके पास, ठीक है। 1/R1 प्लस 1/R2 इंटू वी इजक्वल टू दिस मिला आपके पास। सो आपको वी फाइंड आउट करना है। सो वी क्या बनेगा आपका, इसका यदि एलसीएम ले लिया जाए तो ये बन जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइड में R1 इंटू R2। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं पूरा। यहाँ पे ये बनेगा E1R2 प्लस E2R1 डिवाइड में R1 इंटू R2 माइनस आई, ठीक है। अब यहाँ से v निकालते हैं, अब सही निकलेगा v। जो आपका v निकलेगा क्या होगा, इस टर्म की मल्टीप्लाई ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। सो E1R2 प्लस E2R1 डिवाइड में ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नीचे पहुंच जाएगा बस केवल R1 प्लस R2। ये टर्म तो एक तो बन गया, माइनस साइन के साथ आई है ही आपके पास, ये ऊपर गया, ये नीचे आएगा, मतलब आपके पास आ गया R1 R2 बाई R1 प्लस R2 और यहाँ आपका आई आ गया। सो जो आपकी इक्वेशन अब ये आई वो आपकी v की फॉर्म में आ गई कि v इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। यदि अब इन दोनों को इक्वेट करना चाहें हम तो हम इजीली कर सकते हैं कि जो आपका ई इक्विवेलेंट आया वो कितना मिला, ये वाला टर्म बन जाएगा पूरा, जिसे हम लिख सकते हैं E1R1 E1R2 प्लस E2R1 डिवाइड में R1 प्लस R2। ये आपका नेट इक्विवेलेंट आ गया। कब, जब आपका कॉम्बिनेशन कैसा हो, जब आपकी सेल्स पैरेलल में लगी हुई हो। और जो आपका R इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, R1 R2 डिवाइड में R1 प्लस R2, ठीक है। इसका थोड़ा शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं हम। R इक्विवेलेंट को हम यदि ऐसे लिख दें कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। मतलब जब आपके पैरेलल में लगे हुए हो कोई भी सेल्स, तो जो उनका रिजल्टेंट आता है किसका, इंटरनल रेजिस्टेंस का। यदि सीरीज में पढ़ रहे थे हम तो डायरेक्ट ऐड कर रहे थे आप R1 प्लस R2, लेकिन यदि पैरेलल में लगे हो तो 1/R1 प्लस 1/R2 से आप इजीली निकाल लेंगे उनका इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, ठीक है। दूसरी बात, इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि यदि हम इसे लिख दें ई इक्विवेलेंट डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट, तो हमारा यहाँ आ जाएगा ये E1/R1 प्लस E2/R2। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। सो मतलब कहने का क्या है कि भाई जब आपकी डिफरेंट अलग अलग ईएमएफ की और अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस की सेल्स कनेक्टेड हो रही है सीरीज और पैरेलल में, तो आप किस तरीके से नेट इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं कि भाई नेट पोटेंशियल क्या होगा या फिर नेट आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। इस वाले टॉपिक में से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बोर्ड में आया हुआ है 2-3 बार, तो थोड़ा सा इसे अच्छे से स्टडी करेंगे। अगले जो वीडियो आएगी, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल्स के न्यूमेरिकल्स, कि जो भी बोर्ड में न्यूमेरिकल सेल से रिलेटेड आए हैं या जो आ सकते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये थी बेटा आज की वीडियो। जिसने वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और जिसने चैनल अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।